हेलो दोस्तों, सिविलो हॉली क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यूपीएससी सीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसके लिए 2024 के लिए डेट शीट आ चुकी है। 26 मई को आपकी यूपीएससी सीएससी 2024 की प्री एग्जामिनेशन या प्रारंभिक परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि यूपीएससी सीएससी की परीक्षा 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण प्रीलिम्स या जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा। ये नेचर में आपका ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक है, फिर आपका मुख्य परीक्षा आती है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है या आत्मनिष्ठ, जिसे हम सामान्य भाषा में लिखित परीक्षा के रूप में भी समझते हैं। ठीक है, लिखित परीक्षा रहती है। और तीसरा होता है आपका साक्षात्कार या इंटरव्यू। साक्षात्कार जिसमें आपका व्यक्तित्व परीक्षण या पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ठीक है, और आप लोगों को थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में बता देता हूं कि जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है, जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, इसमें करंट इवेंट्स, हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट का जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और आपका साइंस एंड टेक का सेगमेंट रहता है। ठीक है, आपके समसामयिक विषय आपका इतिहास तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भूगोल, राज्य व्यवस्था तथा संविधान, अर्थशास्त्र, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी व विज्ञान व तकनीकी। इस इन सेगमेंट्स से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम मेंस या मुख्य परीक्षा की बात करें तो मेंस में लैंग्वेज के पेपर रहते हैं, भाषा ज्ञान की बात आती है। लैंग्वेज दो रहते हैं, एक तो कंपलसरी इंग्लिश, दूसरा आपका जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं हैं, वहां के लिए वो उनमें से कोई एक लैंग्वेज रहती है। उसके बाद फिर आपका निबंध का पेपर रहता है, निबंध या एस्से का। फिर आपका जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन का प्रश्न रहता है। सामान्य अध्ययन में आपके 4 पेपर रहते हैं। ठीक है, और इस सामान्य अध्ययन के बाद आपका वैकल्पिक या ऑप्शनल का पेपर रहता है। ठीक है, जो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक, जनरल स्टडीज के जो पहला पेपर है GS1, इसमें जो आपके मुख्य विषय हैं वो आपका आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, हिस्ट्री, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी रहती है, विश्व इतिहास,
उसके बाद आपका जियोग्राफी का सेगमेंट रहता है, फिर आपका भारतीय समाज या इंडियन सोसाइटी का सेगमेंट रहता है। ठीक, फिर अगर हम बात करें जीएस पेपर 2 की, तो इसमें पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान तथा राज्य व्यवस्था, उसके बाद आपका गवर्नेंस, फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशन या अंतरराष्ट्रीय संबंध, और आपका सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय का सेगमेंट रहता है। पेपर 3 की अगर हम बात करें, तो पेपर 3 में इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा या इंटरनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट तथा इकोलॉजी, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी, डिजास्टर मैनेजमेंट या आपका आपदा प्रबंधन, और आपका विज्ञान तथा तकनीकी का सेगमेंट रहता है। और वहीं अगर हम पेपर 4 की बात करें, तो इसमें इथिक्स, नीति शास्त्र, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा तथा एप्टीट्यूड या अभिवृत्ति, ठीक है, ये सेगमेंट रहता है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटी तथा संविधान का जो हिस्सा है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके लिए मैं यहां पर आप लोगों के साथ हूं, ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का सेगमेंट प्रीलिम्स के लिए भी रिक्वायर्ड है और मेंस के लिए भी। तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि यूपीएससी सीएससी की परीक्षा में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से को प्रायोरिटी देना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो आज से हम लोग पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का सेगमेंट यहां पर तैयार करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी को समझने के पहले हमें कुछ चीजों को समझने की आवश्यकता है। कुछ चीजें प्रायर रिक्वायरमेंट है कि उनकी समझ पहले हो, तब फिर हम पॉलिटी को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो किसी भी विषय को यदि आपको पढ़ना हो, जैसे यहाँ पर हम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, संविधान तथा राज्य व्यवस्था, लेकिन यदि किसी भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना हो तो आपको कुछ चीजों की जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है, जिसे हम शॉर्ट में 5Q थ्योरी भी कहते हैं। 5Q थ्योरी क्या है कि ये सब्जेक्ट है क्या, व्हाट क्या है, इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना है, भाई रिक्वायरमेंट क्यों है, आखिर पॉलिटी और राज्य व्यवस्था पढ़ करके होगा क्या। ठीक है, उसके बाद वेयर की बात आती है। वेयर मतलब सोर्स कहां से लें। ठीक है, सोर्सेस इसके कौन कौन से रहने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के लिए आपने सुना होगा कि लिमिटेड सोर्सेस का मल्टीपल रिवीजन। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है हाउ। हाउ मतलब स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी जो रणनीति है इसको करने के लिए वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, और फिर पांचवी चीज है आपका व्हेन। व्हेन मतलब देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि कितने समय में आप पॉलिटी या राज्य व्यवस्था को खत्म करते हैं, तो इसका जो समय सीमा है इसकी बात हम करते हैं। ठीक है, या टाइम लिमिट की बात करते हैं कि कितना समय हमें लगेगा इसको समाप्त करने में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि व्हाई पॉलिटी, राज्य व्यवस्था क्यों पढ़नी है। तो देखिए जब भी आप यूपीएससी सीएससी को करने के बाद आप क्या बनेंगे, आप बनेंगे सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो इस स्थिति में आपको व्हाई का आंसर कि आखिर आपको राज्य व्यवस्था क्यों पढ़नी है, वो हमेशा दो माध्यमों से आपको समझना चाहिए। पहला
कि यूपीएससी सीएससी एग्जाम निकालने के लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, फॉर द एग्जाम ऑफ, ठीक है, यूपीएससी सीएससी। एंड सेकंड वन कि एक सिविल सर्वेंट के रूप में आपका यूपीएससी सीएससी से सेलेक्ट होने के बाद एक सिविल सर्वेंट के रूप में आपका कितना अधिक जरूरी होगा आपका संविधान तथा राज्य व्यवस्था। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए भाई, सबसे पहले एग्जाम निकालने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप यह मान के चलिए कि प्रीलिम्स में 15 से 20 प्रश्न आते हैं। 100 क्वेश्चंस में से 15 से 20 प्रश्न पॉलिटी और राज्य व्यवस्था से संबंधित आते हैं। वहीं अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस जो तीनों एक दूसरे से लिंक हैं, उन तीनों से मिला करके लगभग 150 से 175 नंबर के प्रश्न पेपर 2 में आने हैं। पेपर 2 जो कि कितने नंबर का होता है, 250 नंबर का, उसमें से 150 से 175 नंबर पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस से आने हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारा यूपीएससी सीएससी के एग्जाम निकालने के लिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका बहुत अधिक रहती है। दूसरी बात, सिविल सर्वेंट के रूप में आपके लिए कैसे काम करेगा। देखिए, जो आपको जहां पर काम करना है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे चलती है, संविधान से चलती है, तो इसलिए भी आपके लिए आवश्यक है। दूसरी बात, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वो संस्था यूपीएससी संस्था द्वारा आयोजित कराने जाने वाली सिविल सर्विसेज परीक्षा से आप जो ऑल इंडिया सर्विसेज में सेलेक्ट होंगे, इसके बारे में भी चर्चा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। दूसरी बात, आपको जिस पर्यावरण में काम करना है, सीएम, चीफ मिनिस्टर्स के अंडर में, प्रधानमंत्री के अंडर में, एक जिला अधिकारी के रूप में, ये सभी चीजों की, इनकी शक्तियां क्या है, इनकी लिमिटेशंस क्या है, ये सारी चीजें आपको पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलेंगी। ठीक है, दूसरी चीज हम लोगों को यह समझना है कि सोर्स हम कहां से लें। तो देखिए, सोर्स के लिए हम सभी को पता है कि एक तो एनसीईआरटी मस्ट नेसेसरी है, ठीक है, खासकर 11th और 12th की। आप बाकी भी पढ़ना चाहें तो वो बहुत बेस्ट है, लेकिन 11th और 12th की जो आपका एनसीईआरटी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एक आपका पॉलिटिकल थ्योरीज या राजनीतिक सिद्धांत की जो बुक आती है, ये दोनों बुक अत्यंत आवश्यक है। और उसके साथ ही साथ में एम लक्ष्मीकांत की बुक भी नेसेसरी होती है। इतनी बुक्स को आपको पढ़ना है विथ क्लासेस। ठीक है, अगर हम इसके साथ में विगत वर्ष के प्रश्न आवश्यक है, पीवाईक्यूज। ठीक है, रणनीति हमारी कैसी होनी चाहिए। रणनीति हमारी इस प्रकार होनी चाहिए कि हम सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ें और उसके बाद विगत वर्ष के आए हुए प्रश्न जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं, उनको हम सॉल्व करें। और उनसे जो चीजें छूट रही हैं, जैसे मान लीजिए आपने फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार का एक चैप्टर पढ़ा, आपने देखा कि विगत वर्ष में फंडामेंटल राइट से 50 प्रश्न आए हैं, और उन 50 प्रश्नों में से आप ये चैप्टर पढ़ करके 40 प्रश्न करने में सक्षम है, लेकिन 10 प्रश्न आपसे नहीं हो रहे हैं, तो उन 10 प्रश्नों के उत्तर आप लिख लेंगे, तो उससे आपको एक होलिस्टिक कवरेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम समय सीमा की बात करें तो ये हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, क्योंकि सभी व्यक्ति की समझने की, पढ़ने की, याद करने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, तो ये आप लोगों पर डिपेंड है। बाकी जो है यहाँ पर जो मेरे द्वारा कवर कराया जाएगा, तो मैं यहाँ प्रयास करूंगा कि लगभग 100 to 120 आवर्स में
मैं आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर दूं। ठीक है, अब हम इसके साथ ही एक चीज और आप लोगों को समझना आवश्यक है। क्या है? जो व्हाट की बात हम कर रहे हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी, वो हम लोग अभी चर्चा करेंगे थोड़े समय में। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज समझिए, अगर हम मेंस का सिलेबस देखें, मेंस का सिलेबस या मुख्य परीक्षा का अगर हम सिलेबस देखते हैं, ठीक है, तो हम क्या पाते हैं कि सबसे पहले पेपर 1 है। पेपर 1 में कौन कौन सा विषय है? हिस्ट्री, कल्चर, ठीक है। अगर हम अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम देखते हैं कि ये पेपर 2 का हिस्सा है। इसका पेपर 2 का हिस्सा है। इसके पहले पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, आपका जियोग्राफी, आपका इंडियन सोसाइटी। ठीक है, मतलब संस्कृति, इतिहास, भूगोल तथा भारतीय समाज। फिर आपका पेपर 2 में आता है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा, जो प्रायोरिटी किसने बनाई है? यूपीएससी ने। ठीक है, फिर आपका गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर का हिस्सा आता है। ठीक है, इसके बाद पेपर 3 आ जाता है। यहां पर आप लोगों को एक चीज समझने की जरूरत है कि किसी भी देश की जो पॉलिटी होती है, किसी भी देश की जो क्या होती है? पॉलिटी होती है, वो उस देश के कल्चर, उस देश के इतिहास, उस देश के भूगोल और उस देश के समाज का क्या होती है? परिणाम होती है, रिजल्ट होती है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि आज हम कहाँ खड़े हैं, ये हमारे इतिहास का परिणाम है, रिजल्टेंट ऑफ आवर हिस्ट्री। ठीक है, और यही पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये बेस बनेगा किसका? आपके गवर्नेंस का, आपके सोशल जस्टिस का और आपके इंटरनेशनल रिलेशन का। अब ये कैसे? अब आप एक चीज समझिए भाई, भारत में क्या है? अगर हम कल्चर की बात करें तो मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। इसीलिए मतलब बहुसांस्कृतिक समाज है, बहुधार्मिक समाज है। इसीलिए आपके संविधान के अनुच्छेद 29 में सभी को क्या है? संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इतिहास की बात करें तो भाई एक समय था कि यहां पर मोनार्की थी, राजाओं का शासन था। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण लोकतंत्र आया? तो वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन की भूमिका हमारी आ जाती है वहां पर। ठीक है, इसके साथ ही साथ भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे यहाँ शासन कर रही थी, या उसके बाद जब ब्रिटिश शासन आया, क्राउन का शासन आया, तो ऐसा क्यों हुआ कि भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली अपनाई? भारत ने संघवाद ऐसा बनाया जो केंद्र मजबूत था, जिसमें फेडरलिज्म ऐसा था जो सेंटर ओरिएंटेड था। ऐसी बातें क्यों आई? ये सारी चीजें हम समझेंगे
कि इतिहास में ऐसी क्या घटना हुई जिसने भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम लाने के लिए क्या किया, भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया। इतिहास में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया, संसदीय व्यवस्था बनाई। फिर अब जैसे आप देखिए भारतीय समाज है, अब जियोग्राफी है, जाहिर सी बात है कि जो मेनलैंड इंडिया के लोग हैं, मेनलैंड इंडिया के बाद जो आपका नॉर्थ ईस्ट है या जो आपका अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, वहां की भूगोल और वहां के लोग मेनलैंड से थोड़े से अलग हैं। इसी के लिए वहां पर स्पेशल स्टेटस की व्यवस्था है, वहां पर उन लोगों को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जो कि हम लोग कहां पढ़ेंगे, आर्टिकल 371 में, ठीक है, अनुच्छेद 371 में। ठीक, अगर हम सोसाइटी की बात करें तो जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि भारत की सोसाइटी में, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी समस्याएं हैं, लैंगिक विभेदन, सामाजिक विभेदन, जाति के आधार पर विभेदन, ऐसी समस्याएं भारतीय समाज में है। तो इसके संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16 मतलब इक्वलिटी जैसे प्रावधानों का जो है उल्लेख किया गया है, उनको वहां मेंशन किया गया है। ठीक है, अब आप समझिए कि सोशल जस्टिस का क्या मतलब है। सोशल जस्टिस का मतलब है, तो इस तरीके से हम लोगों को एक चीज समझ में आया कि कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, आपका कल्चर, जो आपकी इतिहास है, जो आपका, ठीक है, जो आपका भूगोल है और जो आपका समाज है, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, पॉलिटी को एक रिजल्टेंट प्रदान कर रहा है, एक मार्ग प्रदान कर रहा है। ठीक, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो गवर्नेंस का क्या मतलब होता है। गवर्नेंस का सीधा सीधा बेसिक मतलब ये है कि आज हम जहां हैं, ठीक है, जैसे आज आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग का लक्ष्य क्या है, आईएएस या सीएससी एग्जाम निकालना, आईएएस बनना। ठीक, तो उस स्थिति में ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाती है गवर्नेंस। ठीक है, मतलब कि आज हम जहां हैं, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हम झेल रहे हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे हैं, ठीक है, और ये इस स्थिति से हम अगर सोशल जस्टिस इंश्योर कर ले रहे हैं, जो कि हमारे प्रियम्बल में बताया गया है, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, वो हम इंश्योर कर रहे हैं, तो वो जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, गवर्नेंस कहलाती है या शासन कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि पॉलिटी ही बेस बताता है गवर्नेंस का, सोशल जस्टिस का और इंटरनेशनल रिलेशन का। कैसे भाई, गवर्नेंस मतलब कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम संविधान के लक्ष्यों तक पहुंचे, वो कौन बता रहा है आपको, संविधान बता रहा है। ठीक है, सोशल जस्टिस मतलब समाज की जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, वहां से सोशल जस्टिस तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो कहां से होकर जाएगा, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से होकर जाएगा। ठीक है, फिर आप आईआर पे बात करते हैं। जैसे भाई भारत की जो राज व्यवस्था है वो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, लोकतंत्रात्मक। तो जाहिर सी बात है कि अब यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, या आपका जो भी देश हो गए जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को मानते हैं, उनके साथ हमारी एक विचारधारात्मक मैतक आ जाता है। ठीक है, मतलब आइडियोलॉजिकल हम लोग की समानता आ जाती है, आइडियोलॉजिकल इक्वलिटी आ जाती है। तो वहां से क्या होता है, जब अगर आपकी विचारधारा किसी से मिलती है तो उसके साथ रिलेशंस स्टैब्लिश करने में आपको सहजता रहती है। तो इस तरीके से पॉलिटी को जब भी आप पढ़ेंगे तो आप इस तरह से पढ़ेंगे कि पॉलिटी किस तरीके से रिजल्टेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जियोग्राफी, कल्चर तथा हिस्ट्री है, और यही क्या है, आपको बेस प्रदान करती है गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर का। तो हम लोग जब भी पॉलिटी के प्रावधान पढ़ेंगे उसको हम इसी तरीके से पढ़ेंगे कि ये सारी ही चीजों के साथ क्या हो, कनेक्ट हो सके। ठीक, अब हम आ जाते हैं व्हाट इज द पॉलिटी। ठीक है, व्हाट इज द पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीजें और हैं जो समझनी होंगी। ठीक है, जैसे भाई हम कह रहे हैं कि पॉलिटी क्या है या राज व्यवस्था।
ठीक है। राज व्यवस्था शब्द दो भागों में बटा हुआ है। एक तो है हमारा राज्य, जिसे हम कहते हैं स्टेट। दूसरी चीज हम दूसरा है व्यवस्था या अरेंजमेंट। ठीक है। तो अगर सामान्य शब्दों में हम समझें तो हम यह पाते हैं कि कोई भी देश है तो उसका जो प्रशासन है, जो शासन है, जो वहां की सरकार और वहां के लोगों के बीच का जो व्यवस्था जो बनी हुई है, वो हम कहां पढ़ते हैं? राज व्यवस्था के अंतर्गत। तो राज व्यवस्था समझने के लिए हमको सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि राज्य या स्टेट क्या है। ठीक है। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है। तो आरंभिक समय में पहले ही केवल इंडिविजुअल या एक व्यक्ति रहा होगा। इस इंडिविजुअल से फैमिलीज का निर्माण हुआ। इन फैमिलीज के द्वारा सोसाइटी का निर्माण हुआ। सोसाइटी या समाज का निर्माण। भाई समाज क्या है? विभिन्न परिवारों तथा लोगों का समूह है। अब अगर समाज है तो समाज में लोगों के मध्य, ठीक है, प्रायः तीन स्थितियां पाई जा सकती हैं। ठीक है। जो संभावित स्थितियां हैं। पहली स्थिति कि उनके मध्य सहयोग की भावना हो या क्या हो? कोऑपरेशन हो। दूसरी चीज, उनके मध्य न्यूट्रल रिलेशन हो, उदासीन संबंध हो। तीसरी चीज, उनके मध्य कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो या संघर्ष की स्थिति हो। भाई अगर दो इंडिविजुअल्स हैं या दो फैमिली हैं तो या तो एक दूसरे के मध्य संबंध होगा या एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा या हमारा क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन ये जो सेकंड सिचुएशन है ये प्रायः ना के बराबर रहती है। क्यों? जैसे कई लोगों ने यह कहा कि जब से सोशल मीडिया का दौर आया, ठीक है, तब से समाज का जो ताना बाना है वो बिखर गया। लोग अब एक दूसरे से मतलब नहीं रखते। आप भी अपने आसपास देखे होंगे कि चार दोस्त बैठे हैं और चारों फोन से कहीं चार अन्य से बात कर रहे हैं। ठीक है। वो चारों आपस में एक दूसरे से नहीं बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया के आने से जो पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन है, वो पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन क्या हुआ? कम हुआ है। ठीक है। लेकिन भाई वो सोशल मीडिया पर है, उनका जो भौतिक इंटरेक्शन था, जो फिजिकल इंटरेक्शन था, एक दूसरे से बात करना, आमने सामने से आकर के बात करना, वो हिस्सा तो सोशल मीडिया के आने से कम हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बीच का इंटरेक्शन खत्म हो गया। ठीक है। भाई अब आप वीडियो कॉल से किसी से भी बात कर सकते हैं अपने दोस्त से। तो इसके दो पक्ष हैं। एक तो आसपास के सोशल इंटरेक्शन को इसने कम किया है, लेकिन वर्चुअल इंटरेक्शंस को इसने बढ़ाया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि समाज में न्यूट्रल रिलेशंस होते हैं। कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी के साथ में बातचीत करता है, एक दूसरे से इंटरेक्शन रखता है, एक दूसरे से रिलेशंस रखता है। और जो समाज से जिसको मतलब नहीं होता, वो कौन हो जाता है? साधु संत हो जाता है। ठीक है। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं कि लोगों के बीच में संघर्ष की भी स्थिति हो जाती है। ठीक। अगर सहयोग है और उदासीन संबंध है एक प्रकार से, ठीक है, तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि संघर्ष की स्थिति आती है तो उस स्थिति में क्या होगा? अगर संघर्ष की स्थिति आ रही है तो जाहिर सी बात है, एक ऐसे ये संघर्ष की स्थिति किस चीज को जन्म देगी? अराजकता को या एनार्की को जन्म देगी। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर एनार्की जन्म ले रही है तो किसी ना किसी एक ऐसे प्रभावी संस्था की आवश्यकता पड़ेगी जो प्रभावी संस्था इस कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर सके? समाप्त कर सके या कम कर सके। तो इस संघर्ष से, समाज के संघर्ष से जो अराजकता जन्म ली, इस अराजकता को कम करने के लिए, ठीक है, इस अराजकता को कम करने के लिए हमको आवश्यकता पड़ी किसकी? जिसे हम राज्य कहते हैं। आप लोगों ने प्रायः पढ़ा होगा
कि यहाँ इस क्षेत्र में दंगे हो गए जिसके कारण वहां अराजकता उत्पन्न हो गई। तो अराजकता का क्या मतलब है? राज्य का ना होना। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आया कि भाई अगर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है तो इसे समाप्त करने के लिए जो आवश्यकता है, जिस प्रभावी संस्था की आवश्यकता है, वो क्या है? आपका राज्य है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल से फैमिली बनी, यहां भी कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, सर्टेन रूल्स, परिवार में कुछ नियम चलते हैं। फैमिली से सोसाइटी बनी, यहां भी कुछ सर्टेन रूल्स रहे। और जब फिर आवश्यकता पड़ी कि सोसाइटी में जब संघर्ष की स्थिति बढ़ गई तो फिर आपकी आवश्यकता पड़ी एक स्टेट की या राज्य। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए कि ये जो हिस्सा बना, मतलब व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज, ये आप लोग कहां पढ़ेंगे? पेपर 1 में जो सोसाइटी का हिस्सा है वहां, समाज में। ठीक है, और ये हिस्सा ये हम लोग यहां पर कवर करेंगे, समाज से राज्य का निर्माण किस प्रकार। ठीक, अब एक चीज समझिए कि अगर हम बात करें समाज या सोसाइटी से राज्य के निर्माण की या स्टेट के फॉर्मेशन की, तो इस प्रक्रिया में कुल 5 सिद्धांत चलते हैं। कौन कौन से सिद्धांत? मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहला सिद्धांत है थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन या थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन या राज्य के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, क्या है आपका? राज्य के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। उसके बाद दूसरा है शक्ति का सिद्धांत। शक्ति का सिद्धांत या जिसे हम कहते हैं फोर्स थ्योरी। ठीक है, तीसरा है मातृत्व पितृत्व का सिद्धांत या मैटरनल पैटर्नल थ्योरी। चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। या जिसे हम कहते हैं सामाजिक संविदा का सिद्धांत। सामाजिक संविदा का सिद्धांत। और पांचवा है आपका विकासात्मक सिद्धांत। विकासात्मक सिद्धांत या इवोल्यूशनरी थ्योरी। अब ये पांचों क्या क्या कहते हैं हम एक एक पॉइंट में समझेंगे। यह कभी मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिद्धांत आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली, बहुत ही इन सिद्धांतों के आने के चांसेस कम है, लेकिन यह समाज से राज्य के निर्माण की जो कनेक्टिविटी है उसको बनाने में, उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में आप लोगों की क्या करेगी? सहायता करेगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। सबसे पहला अगर हम पढ़ें कि राज्य का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आप लोग अगर पढ़िए कि डिवाइन ओरिजिन, मतलब ये जाहिर सी बात है कि कुछ रिलीजन या स्पिरिचुअल इन सब चीजों से कुछ जुड़ा होगा। तो यह सिद्धांत कहता है
कि जो अर्थ है या जो पृथ्वी है, इसका फॉर्मेशन किसने किया? गॉड ने या ईश्वर ने। ठीक है, और ईश्वर ने ही यहां पर रूल करने के लिए किसको अपॉइंट किया? किंग को या राजा को। ठीक है, तो राजा को अपॉइंट किसने किया? ईश्वर ने। तो राजा किसके प्रति अकाउंटेबल होगा? ईश्वर के प्रति। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि राजा लोगों के द्वारा बहुत ही बड़ी मात्रा में यज्ञ या रिलीजियस रिचुअल्स, ठीक है, अभी आप देखिए कि अभी ब्रिटेन के राजा का जो है राज्याभिषेक हुआ है, चार्ल्स थर्ड का, और वहां भी रिलीजियस रिचुअल्स किए गए हैं। और राजा ने वहां पर शपथ क्या ली है? वहां के राजा ने शपथ ली है कि वो जो चर्च है उसके नियमों को फॉलो कराने का जो है वो उन्होंने शपथ लिया है। ठीक है, तो राजा ईश्वर के प्रति अकाउंटेबल होगा और उस अकाउंटेबिलिटी को दिखाने के लिए राजा यज्ञ और रिलीजियस रिचुअल्स में ज्यादा भागीदारी लेगा। ठीक है, अब अगर राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है तो राजा को हटाने का अधिकार किसको होगा? ईश्वर को। ठीक है, राजा को हटाने का अधिकार किसको होगा? ईश्वर को होगा। ठीक, तो ईश्वर के रूप में कौन काम करता है? ये चूंकि मॉडर्न कंसेप्ट है, तो ईश्वर के लिए कौन किसका रहता है? जो वहां के पोप हैं या जो कैथोलिक चर्च के पोप लोग हैं या जो धार्मिक जो है वो हेड हैं, वो सभी लोग इसको हटाने का काम करते थे। ठीक है, अगर राजा कमजोर पड़ता था। जाहिर सी बात है कि इसमें राजा की कोई भी अकाउंटेबिलिटी उसके जनता के प्रति नहीं रहती। ठीक है, और यहीं से कंसेप्ट आया किसका? मोनार्की का या राजतंत्र का। ठीक है, राजतंत्र का सिद्धांत यहीं से आया। ठीक, अब इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन के। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन के जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सेंट अगस्टाइन। ठीक है, ऑगस्टाइन, ये जो है थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन के क्या है? प्रतिपादक हैं। ठीक, उसके बाद ये आपकी समझ के लिए है, बाकी जब आप YouTube के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप हम लोग के जब टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस लेक्चर के नोट्स भी आप लोगों को वहां उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, दूसरा सिद्धांत हमारा क्या है? दूसरा सिद्धांत है हमारा फोर्स थ्योरी या शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, फोर्स थ्योरी या शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है, ठीक है, कि वो अवस्था कि जब जो सशक्त वर्ग था, ठीक है, जो स्ट्रांग लोग थे, इन लोगों ने जब कमजोरों पर कब्जा किया, वीकर्स पर, ठीक है, तब जाकर के किसका निर्माण हुआ? स्टेट का। ठीक है, और ये अपने सिद्धांत के पक्ष में तर्क देते हैं यहां के लोग कि आज जो प्रेजेंट जियोग्राफी ऑफ एनी कंट्री, मतलब किसी भी देश का जो प्रेजेंट जियोग्राफी है, ठीक है, वो किस चीज पर डिपेंड करता है? द वार्स हैपेंस इन दैट कंट्री। ठीक है, जितनी भी वहां लड़ाइयां हुई हैं। अब आप एक चीज समझिए भाई, अगर इस सिद्धांत को माना जाए, इस सिद्धांत में कौन कौन है? इसके जो प्रतिपादक हैं वो ओपेनहाइमर है। ठीक है, और कौन है आपका? वॉल्टेयर। ये लोग इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ओपेनहाइमर और वॉल्टेयर। ठीक है, अब जैसे अगर आप भारत पाकिस्तान की बात कर लीजिए, ठीक है भाई, एक समय था कि भारत जो है वो कहां तक था?
आपके जो है अफगानिस्तान तक का जो हिस्सा था वो भारत का था, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि भाई भारत पाकिस्तान में बंटवारा हो गया। अगर अंग्रेज ना आए होते, ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा जो पाकिस्तान का है ये आज भारत का हिस्सा होता। फिर अगर 1971 का वार ना होता तो ये जो बांग्लादेश यहां पर है, ये बांग्लादेश किसका हिस्सा होता? पाकिस्तान का हिस्सा होता। तो जाहिर सी बात है कि भाई भारत जो स्ट्रांगर था, उसने जब पाकिस्तान के सेगमेंट यहां पर हराया मुक्ति वाहिनी के सपोर्ट में, तब यहां बांग्लादेश का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जब कमजोर लोगों पर सशक्त लोग आक्रमण करते हैं तो वहां से स्टेट का उदय होता है। अब आप एक चीज समझिए, जैसे भारत में पहले कबीले थे, एक ही कुल के लोग, क्लैंस। कबीलों से किस चीज का निर्माण हुआ? महाजनपदों का, ठीक है। जैसे जब यहां पर दसराग युद्ध आप लोग पढ़ा होगा या आप लोग पढ़ेंगे, दसराग युद्ध हुआ था, ठीक है। 10 राज्य युद्ध, जिसमें 10 राजाओं को एक राजा ने, जो पुरु कबीले के थे, उन्होंने 10 राजाओं को हराया था। तो फिर महाजनपदों का निर्माण हुआ। जब महाजनपदास का निर्माण हुआ, उसके बाद मगध ने सारे महाजनपदों पर कब्जा कर लिया, मगध ने। और तब जाके भारत का पहला एम्पायर बना, जिसे हम कहते हैं मगध एम्पायर, ठीक है। तो ये दूसरी सिद्धांत है जो कहता है कि जब कमजोर लोगों पर सशक्त लोग हमला करके उन्हें अपने अधीन कर लेते हैं, तब उस स्थिति में किसका निर्माण होता है? राज्य का निर्माण होता है, ठीक है। अब अगर हम तीसरे सेगमेंट पर बात करें, तो तीसरा जो सिद्धांत है, मातृत्व पितृत्व का सिद्धांत, ठीक है। मातृत्व पितृत्व का जो सिद्धांत है, मतलब मैटरनल पैटर्नल थ्योरी, ठीक है। ये क्या कहती है कि जो नियम एक इंडिविजुअल से फैमिली बनने में जो नियम आवश्यक थे, वही नियम नेसेसरी हो गए किस चीज के लिए? एक सोसाइटी से स्टेट का फॉर्मेशन होने में, ठीक। इसके जो प्रमुख प्रतिपादक हैं वो कौन है? मैकाइवर, लीकॉक जैसे दार्शनिक ये सिद्धांत देते हैं, ठीक है। यहां पर क्या कहा जाता है कि सबसे पहले एक फैमिली बनी, उस फैमिली से एक पैट्रियार्कल सोसाइटी बनी, पैट्रियार्कल फैमिली बनी। क्यों पैट्रियार्कल या मैटरनल फैमिली? एज पर देयर जो रिक्वायरमेंट्स थी। जैसे केरल में कुछ जगहों पर मातृ प्रधान जो है शासन व्यवस्था है, ठीक। अब जैसे आप लोगों को नहीं पता कि जो आपका केरल में जो त्रावणकोर रियासत थी, तो वहां पर ऐसा नहीं होता था कि जो किंग है उसका सन किंग बने, ये राजा नहीं बनता था। किंग की जो सिस्टर हुआ करती थी, इनका जो सन है वो किंग बनता था, ठीक है। तो अपनी अपनी कल्चर के हिसाब से जहां पर बहुत सारी चीजें हैं, वो यहाँ पर फिलहाल राज व्यवस्था का भाग नहीं है, तो वहां के आवश्यकताओं के अनुसार पैट्रियार्कल या मैटरनल सोसाइटीज बनी। तो वहां से क्या हुआ कि क्लैंस का जन्म हुआ, कुल। और इस कुलों के कारण क्या बना? आपका सोसाइटी। और यही सोसाइटी से किस चीज का निर्माण हुआ? राज्य का या स्टेट का निर्माण हुआ, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार कि जो नियम इंडिविजुअल से फैमिली बनने में लगे थे, उन्हीं नियमों की आवश्यकता पड़ी जो सोसाइटी से परिवार बना। और यहीं से जब मातृत्व पितृत्व का सिद्धांत, और यही सिद्धांत कहीं ना कहीं जाकर के जन्म देता है प्योर ब्लड थ्योरी को, ठीक है। प्योर ब्लड थ्योरी को, ठीक है। शुद्ध रक्त का सिद्धांत जो है, शुद्ध रक्त का सिद्धांत, ठीक है, ये जन्म देता है किसको? प्योर ब्लड थ्योरी या शुद्ध रक्त का सिद्धांत। तो अब यहां से एक चीज समझिए कि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, प्लस फोर्स थ्योरी,
प्लस मतलब सत्य का सिद्धांत, प्लस जो आपका मैटरनल पैटर्नल थ्योरी है, मातृत्व पितृत्व का सिद्धांत, ये तीनों ही थ्योरी मिला करके जन्म देती हैं किसको? मोनार्की, मतलब राज्यतंत्र, थियोक्रेसी, थियोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी या कुलीन तंत्र को। ठीक है, यह थियोक्रेसी मतलब धर्मतंत्र, जहां धर्म ही सब कुछ हो, और अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? कुलीन तंत्र, मतलब जहां कुछ ही लोगों का शासन हो, और यही अरिस्टोक्रेसी जन्म देता है आपका फ्यूडलिज्म को या सामंतवाद को। ठीक है, समझ में आया? लेकिन और ये जो तीनों थ्योरीज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन, ये चली है आपका कहां तक? लगभग 16वीं-17वीं शताब्दी तक ये थ्योरी पूरे विश्व में, भारत सहित पूरे विश्व में मान्य रही। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जो राजा लोग हुआ करते थे वो किस चीज का उपाधि धारण करते थे? जैसे अशोक ने उपाधि धारण किया था देवनाम प्रिय, मतलब देवताओं का प्रिय। ठीक, उसके बाद जो मुगल एम्परर्स होते थे वो जिल्ले इलाही का, जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की परछाई, अल्लाह की जो परछाई है उसका जो है, अल्लाह की परछाई की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, लेकिन इसी समय हुआ क्या? एक घटना घटी यूरोप में। ठीक है, यूरोप में जो घटना घटी वो क्या थी? यूरोप की जो घटना थी वहां पर जो पुनर्जागरण आया, ठीक है, यूरोप में घटना एक घटी पुनर्जागरण की। ठीक है, और उस पुनर्जागरण ने क्या किया? ठीक है, यूरोप में एक घटना घटी पुनर्जागरण की, रेनेसा। ठीक है, रेनेसा या पुनर्जागरण की घटना घटी, और इस घटना से लोगों में राजनैतिक चेतना उत्पन्न हुई। ठीक है, उनका पॉलिटिकल इंपावरमेंट हुआ। ठीक है, पॉलिटिकल इंपावरमेंट, सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति, ये सब बढ़ी। और इसी समय 3 दार्शनिक यूरोप में हुए। कौन कौन? हॉब्स, लॉक और रूसो। इन तीनों ने एक थ्योरी दी, द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविदा का सिद्धांत। ठीक है, क्या था यह सिद्धांत? ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक संविदा के सिद्धांत के अनुसार, इन्होंने कहा कि स्टेट जो है, ठीक है, जो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी, इसके अनुसार इन्होंने कहा कि ये जो स्टेट है ये ऐसा नहीं है कि गॉड ने बनाया है ना, किसने बनाया है? मैन मेड है। ठीक है, कृत्रिम संस्था है ये। ठीक है, तो कृत्रिम संस्था कैसे है? कि कई सारे इंडिविजुअल्स अपने कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने के लिए मिल करके उन्होंने क्या किया? सोसाइटी का, स्टेट का निर्माण किया। ठीक है, व्यक्तियों ने अथवा समाजों ने मिलकर के किसका निर्माण किया? स्टेट का निर्माण किया।
ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ कि भाई जैसे मान लीजिए हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन अब मान लीजिए 100 लोग हैं, उसमें से 60 लोगों की इच्छा सेम हो गई। तो इससे क्या चीज निर्माण हुआ? जनरल विल या सामान्य इच्छा। और यही सामान्य इच्छा जो है, जब कई सारे लोगों ने मिलकर के एक ऐसे संस्था की आवश्यकता महसूस की जो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट को शांत कर सके। किन किन काम के लिए? एक तो कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सके, दूसरा बाहरी लोगों से उनको सिक्योर कर सके, सिक्योरिटी दे दे। ठीक है। तो फिर किसका निर्माण हुआ? राज्य का। अब आप कहीं लिखा हुआ है कि मतलब कहा जाता है व्यंग्य रूप में, कटाक्ष के रूप में, कि मैं था अपने खेत में, तुझको भी था काम, और तेरे मेरे झगड़े का राजा पड़ गया नाम। ठीक है। मतलब कि मैं अपने खेत में था, मैं एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी से था, तुमको भी अपना काम था, तुम भी कोई अपना लेबर या व्यापारी थे। हम दोनों में झगड़ा हुआ और हम दोनों के झगड़े को जो शांत कराने जो व्यक्ति आया, हम लोगों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ और उस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने जो व्यक्ति आया, वही व्यक्ति राजा बन गया। ठीक है। तो इस सिद्धांत को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ने कहा कि राज्य कोई भी गॉड द्वारा बनाई गई संस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसी संस्था है, कैसी संस्था है? मैन मेड संस्था है। ठीक है। तो अब जब इंडिविजुअल्स ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके स्टेट को बनाया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो सकता है? ये कॉन्ट्रैक्ट वापस भी हो सकता है और इसके रिवाइज की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो जब ऐसी आवश्यकता पड़ी, तब यहां से आया डेमोक्रेसी का कंसेप्ट। ठीक है। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का सिद्धांत आया और उसी के साथ में रिवीजन पोर्शन के लिए इलेक्शन का सिद्धांत आया। ठीक है। कि भाई कैसे शासन व्यवस्था होनी चाहिए? इलेक्शन के द्वारा होना चाहिए। और इसी क्रम में 1680 के आसपास पहली बार ब्रिटेन में किंगशिप के स्थान पर, प्योर किंगशिप के स्थान पर क्या हुआ? पार्लियामेंट्री शासन स्थापित हुआ। ठीक है। इसके बाद की जो थ्योरी है, जिसे हम कहते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी या विकासात्मक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत या इवोल्यूशनरी थ्योरी, यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि जैसे जैसे सोसाइटी का नेचर चेंज हुआ, ठीक है, जैसे समाज की अपनी क्या परिभाषा है कि समाज परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तनशील है। जो समाज परिवर्तित नहीं होता, वो समाज क्या होता है? पतन की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती गई, उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती गई। ठीक है। जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो चेंज होती गई। उसी तरीके से आपका स्टेट का जो नेचर है वो कैसा होता गया? बदलता गया। इसने कहा कि समाज के विकास की कुछ अवस्थाएं हैं और वो विकास की अवस्थाएं ही राज्य के नेचर को क्या करती हैं? गवर्न करती हैं। जैसे इस विकासात्मक सिद्धांत में बताया गया कि सबसे पहले लोगों की जो प्रायोरिटी थी वो क्या थी? केवल उनका कुल, खानदान। ठीक है। तो जब केवल कुल और खानदान ही उनका प्रायोरिटी था, तो व्यापारी का बच्चा व्यापार का कार्य करता था। ठीक है। राजा का बेटा राजा हो जाता था। ठीक। इस तरीके से जब कुल और खानदान, किसी अन्य चीज से मतलब नहीं, हम हमारा बेटा बस, ना राइट्स की बात, ना इक्वलिटी की बात, किसी चीज की बात नहीं होती थी। तो यहां से क्या आया आपका कि राजा का जो उत्तराधिकारी था वो उसका बेटा बनने लगा, सन। उसका बेटा जो है वो राजा का उत्तराधिकारी बनने लगा। ठीक है। और यहां से राजतंत्र का सिद्धांत आया। ठीक। फिर कुछ समय बाद आर्थिक आवश्यकताएं लोगों की रही, लोगों की इकोनॉमिक जरूरतें रही। ठीक है। तो जब इकोनॉमिक जरूरतें थी तो यहां से वेलफेयर स्टेट की डिमांड बढ़ी कि ऐसा राज्य जो वेलफेयर करे। ठीक। तो पुराने समय में भी कई ऐसे दानवीर राजा हम लोगों के सामने हम लोगों ने देखे हैं, राजा शिवी, राजा कर्ण, ऐसी कहानी हम लोगों ने सुनी है। ठीक। फिर तीसरा क्या है?
पहले कुल खानदान के बाद लोगों की आवश्यकता थी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी के बाद लोगों को आवश्यकता पड़ा रिलीजन, लोगों में रिलीजियस, जैसे ही पेट भरा तुरंत रिलीजियस चीजें आ जाती हैं। कहा भी जाता है कि भूखा पेट सिद्धांतों की बात नहीं करता। जब आपका पेट भरा रहेगा तब आप अपने रिलीजन और इत्यादि सब चीजों पर ध्यान देंगे। तो जब रिलीजियस चीजों की आवश्यकता पड़ी तो स्टेट का नेचर कैसा हो गया? थियोक्रेटिक या धर्मतंत्र। ठीक है, उसके बाद भाई जब सारी चीजें हो गई तो अब व्यक्ति के मन में आया कि एक से दूसरे तरफ क्या किया जाए? आक्रमण किया जाए। ठीक है, अब विस्तार करना है। जब आपका, जैसे अभी आपकी कुछ लाइबिलिटीज हो तो पहले आप उन लाइबिलिटीज को फुलफिल करेंगे, उसके बाद फिर आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करने का सोचेंगे। तो उसी तरीके से जब लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई तो उन्होंने एक्सपेंशन का सोचा, और ये एक्सपेंशन किस रूप में आया? फोर्स थ्योरी के रूप में। शक्ति की आवश्यकता पड़ी, और जब लोगों को शक्ति की आवश्यकता पड़ी उसी समय मेल चाइल्ड जो है, क्या हुआ? मेल चाइल्ड की जो जरूरत थी वो बढ़ने लगी। अब आप देखिए कि ये जो कंसेप्ट है कि एक्सपेंशन के लिए किसकी आवश्यकता है? युद्ध के लिए। भाई अब कोई एक्सपेंड कर रहा है तो जो आक्रमण कर रहा है या जिस पर आक्रमण हो रहा है, दोनों को तो सेना की आवश्यकता है। तो वहां पर किसकी आवश्यकता पड़ी? मेल चाइल्ड की। और इसी मेल चाइल्ड की आवश्यकता ने लगातार कई वर्षों तक, मेल चाइल्ड की रिक्वायरमेंट के कारण जो समाज है, पूरा विश्व का समाज, मैं केवल यहां भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा विश्व का समाज जो है वो ऐसा है कि जहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, क्या हुआ? लैंगिक विभेदन यहां होना शुरू हो गया। तो अब आप देखिए कि आज की हमारे लैंगिक विभेदन की समस्या का जो जड़ है वो कहां है? इतिहास में। ठीक, तो इस तरीके से, लेकिन कुछ समय बाद लोगों में क्या हुआ? कुछ समय के उपरांत ही लोगों में राजनैतिक चेतना बढ़ने लगी। और ये चेतना कब बढ़ी? आधुनिक युग में अगर हम बात करें तो पुनर्जागरण जो यूरोप में हुआ वहां से। ठीक है, पुनर्जागरण जो हुआ यूरोप में, वहां से, यूरोपियन रेनेसा से लोगों में जो पॉलिटिकल इंपावरमेंट है, जो उनकी राजनैतिक चेतना है, वो क्या हुई? बढ़ने लगी। और यहां से कंसेप्ट आया ह्यूमनिज्म का। ह्यूमनिज्म का क्या मतलब है? ह्यूमनिज्म का मतलब है कि मानव वो कोई भी, मतलब मीन्स नहीं है। ठीक है, मानव साधन नहीं है, मानव साध्य है। और यहां से आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई, और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ने क्या कहा कि डेमोक्रेसी आवश्यक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ही सभी इंडिविजुअल के लिए इक्वलिटी, लिबर्टी और हम राइट्स इंश्योर कर सकते हैं। ये था आपका विकासात्मक सिद्धांत कि जैसे जैसे समाज में लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई, उसी तरीके से स्टेट का नेचर चेंज होता गया। ठीक है, तो अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट में बात करें तो स्टेट या राज्य में, भाई आप एक चीज समझिए कि अगर कुछ लोगों ने मिलकर राज्य बनाया है तो जाहिर सी बात है किस चीज की आवश्यकता है? लोगों की। तो पीपल आवश्यक है। फिर ये लोग कहीं ना कहीं तो रहते ही होंगे, तो किसी ना किसी सर्टेन जियोग्राफी में। ठीक है, किसी ना किसी सर्टेन जियोग्राफी में ये रहते होंगे, किसी ना किसी राज्य क्षेत्र में, किसी ना किसी क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र में रहते होंगे। और इन्होंने जिसको बनाया है वो कैसी है? वो एक सरकार के रूप में काम करती है, गवर्नमेंट या सरकार के रूप में। और ये सरकार कॉन्फ्लिक्ट कब शांत करा पाएगी? जब उसके इंटरनल या एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग, या कोई भी उसके ऊपर एक्सटर्नल या इंटरनल प्रेशर ना हो अपने डिसीजंस को लेने के लिए। अब जैसे मान लीजिए आप किसी मामले को लेकर के कोर्ट गए, और कोर्ट ने जो है किसी एक के पक्ष में फैसला सुना दिया। अब कोर्ट के ऊपर दबाव बनने लगा कि नहीं आप फैसला बदलिए, नहीं आप फैसला बदलिए। तो इस तरीके से स्टेट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। तो स्टेट ऐसा होना चाहिए जो कैसा हो? सोवरन हो या संप्रभु हो, मतलब कि उसका जो डिसीजन मेकिंग हो वो इंटरनल
आंतरिक और बाह्य एक्सटर्नल प्रेशर से, दबावों से मुक्त रहे। जो उसकी डिसीजन मेकिंग है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर से मुक्त रहे। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए भाई, जैसे अगर हम यूपी और इंडिया की बात करें, एक तरफ हमारा यूपी है अपना, दूसरी तरफ हमारा क्या है? इंडिया है। ठीक भाई, यूपी की जनसंख्या 22 करोड़ 25 करोड़, इंडिया की जनसंख्या 1.242 अरब। ठीक है, एक सर्टेन जियोग्राफी इंडिया की है, जो इंडिया का मैप है हमारा पूरा दिखता है कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। फिर हमारा अपना यूपी का मैप है, तो जियोग्राफी भी है, सरकार भी है, केंद्र में प्रधानमंत्री की सरकार है, राज्य में मुख्यमंत्री की सरकार है। ठीक है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाहे कि बिना भारत सरकार के परमिशन के वो अमेरिका के साथ कुछ रिलेशन स्टैब्लिश कर ले, तो वो संभव नहीं है। तो क्या चीज नहीं है? यहाँ पर संप्रभुता की कमी है। इसीलिए जब हम पॉलिटी में पढ़ेंगे तो पॉलिटी में हम इंडिया एज ए स्टेट लेंगे, ना कि उत्तर प्रदेश। यहां आपको यह नहीं कंफ्यूज होना है कि अरे हम लोग तो पढ़ते हैं कि राज्य उत्तर प्रदेश, राज्य मध्य प्रदेश, राज्य नहीं। जैसे भारत का जो स्वरूप है वो संघीय स्वरूप है, फेडरल सॉरी यूनियन है। ठीक है, मतलब यहां पर एक सेंटर है और कुछ उसके यूनिट्स हैं। इन्हीं यूनिट्स को पूरे विश्व में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इन्हें ही प्रोविंस के नाम से जाना जाता है, प्रांत। ठीक है, जैसे जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट था उस समय जो यूनिट्स थे उन्हें प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। सेंट्रल प्रोविंस मतलब मध्य प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें कैंटोनमेंट के नाम से भी जाना जाता है, इनको जो है आपका स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नामावली में भारत ने स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। बल्कि यदि हम पॉलिटिकल कंसेप्ट में बात करेंगे स्टेट के बारे में, तो हम किसकी बात करेंगे? इंडिया की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर राज्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट होता है नेशन। भाई नेशन, स्टेट, स्टेट तो हम लोगों ने देश के बारे में, राज्य के बारे में बात ही की। एक होता है हमारा नेशन, जिसे हम देश कहते हैं, नेशनलिज्म, देशभक्ति, सॉरी राष्ट्र। ठीक है, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। जैसे आपका नेशनलिज्म हो गया क्या? राष्ट्रवाद। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है स्टेट और नेशन में? किसी को पता? ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है नेशन और स्टेट में? देखिए, स्टेट में चार चीजें हैं जो हम लोगों ने अभी देखी। एक लोग हो, फिर आपका एक सर्टेन जियोग्राफी हो, गवर्नमेंट हो, और आपकी गवर्नमेंट सोवरन हो। लेकिन जब इसी के साथ में आप इमोशंस जोड़ दें, भावनाएं, तो आपका क्या बन जाता है? ये यहां से स्टेट से कन्वर्ट हो जाता है नेशन में। ठीक है, जैसे इसीलिए नेशनल सिंबल्स की बात की जाती है। कभी आप कंट्री का सिंबल या वो नहीं सुनेंगे, आप सुनेंगे हमेशा नेशनल सिंबल, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। ठीक है, राष्ट्रध्वज, नेशनल फ्लैग। ठीक है, राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल। इस तरीके से आप सुनेंगे नेशन, मतलब कि ऐसी चीजें जो उस सर्टेन जियोग्राफी में रहने वाले लोगों को क्या करें? इमोशनली कनेक्ट कर दें। तो वो चीजें होती हैं राष्ट्र। तो अभी आप एक चीज समझिए कि अभी भारत में अगर आप सोशल मीडिया पर किसी अमेरिकन व्यक्ति के साथ में बात कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हो सकता है कि आपके 10 घर बाद रहने वाले किसी व्यक्ति के यहाँ कोई समस्या हो जाए, आपको उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपको इससे निश्चित तौर पर मतलब होगा कि भाई वहां अमेरिकन मंदी आ गई, अरे अरे अब बेचारा जो है उसकी नौकरी थी वो चली गई। ये सब आपके लिए समस्या का क्यों? क्योंकि इमोशनल कनेक्टिविटी आपकी रहेगी। तो उसी तरीके से जब पूरा देश, ठीक है, पूरा का पूरा जो स्टेट है, ये पीपुल प्लस जियोग्राफी,
ये सभी जब इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तब वो पीपल किस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कंट्री किस में कन्वर्ट हो जाती है, नेशन में। इसीलिए मॉडर्न युग में जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे नेशन स्टेट का कंसेप्ट, राष्ट्र राज्य की अवधारणा, ठीक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का आपके भाग है, ठीक है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा, ठीक है। तो अब यहां से हम लोगों ने अभी तक की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि सोसाइटी से स्टेट का निर्माण कैसे होता है, फिर हमने देखा ये स्टेट क्या है, ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि स्टेट और नेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए कि सोसाइटी भी किससे बनती है, इंडिविजुअल से, किसी भी व्यक्ति से, व्यक्ति से बना परिवार, और परिवार से बना समाज, और समाज से बना कौन, राज्य। और अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो सबसे छोटा यूनिट होता है इस चीज के लिए, स्टेट के फॉर्मेशन के लिए, राज्य के निर्माण के लिए सबसे छोटा यूनिट कौन है, व्यक्ति है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हम एक चीज देखते हैं कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो हमारे प्रियम्बल में लिखा है वो क्या है, सोवरन है, ठीक। तो यहां से जाहिर सी बात है कि व्यक्ति और राज्य के बीच के संबंधों को समझना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल टू स्टेट, ठीक है, क्या चीज, राज्य तथा व्यक्ति के मध्य संबंध। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, राज्य और समाज के बीच का संबंध, ठीक है। यहां पर आप लोग समझिए कि इस संबंध में कुछ धारणाएं हैं, इस संबंध में कि इंडिविजुअल से स्टेट के निर्माण के संबंध में कुछ धारणाएं हैं। तो सबसे पहले तो होते हैं आपके इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर, जिन्हें हम कहते हैं थिंकर, या कौन, व्यक्तिवादी विचारक, ठीक है। उसके बाद आपका होता है यही व्यक्तिवादी विचारक जब व्यक्ति के संदर्भ में बात करते हैं तो इन्हें व्यक्तिवादी कहा जाता है, इंडिविजुअलिस्टिक कहा जाता है। और जब ये स्टेट के बारे में बात करते हैं तब यही कैपिटलिस्ट स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी हम कैसे। दूसरा आते हैं आपका आदर्शवादी विचारक या आइडियलिस्टिक विचारक। तीसरा कौन होते हैं आपका, मार्क्सवादी। भाई मार्क्स, पूरा ऐसा कहीं भी सिस्टम नहीं है जहां मार्क्स की बात ना आए। अर्थव्यवस्था से लेके राज व्यवस्था, राज व्यवस्था से लेके अंतरराष्ट्रीय संबंध, इन्वायरमेंट, हर जगह मार्क्स ने अपनी बात कही ही कही है। और अगर हम इंडिया के हैं तो हमें जाहिर सी बात है कि गांधी जी के बारे में हमें जानना जरूरी है कि गांधी जी इंडिविजुअल और स्टेट के रिलेशन के बारे में क्या विचार रखते थे, ठीक है। अब देखिए, जो इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर हैं ये क्या कहते हैं कि स्टेट क्या करता है, लॉ बनाता है, और जैसे जैसे लॉ बढ़ेगा वो क्या करेगा कि जो लिबर्टी है या जो स्वतंत्रता है उसे क्या करेगी, कम करेगी। तो इसीलिए स्टेट जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को, इंडिविजुअल लिबर्टी को क्या करता है, कम करता है। इसीलिए स्टेट जरूरी नहीं है। प्रथम दृष्टया वो ये कहते हैं कि स्टेट आवश्यक नहीं है, क्यों, क्योंकि ये लिबर्टी को क्या करता है, कम करता है। लेकिन वहीं पर ये अपने आप को सुधार भी करते हैं और कहते हैं कि अगर सभी लोग अच्छे ढंग से रहें तब तो स्टेट जरूरी नहीं है,
लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी समाज में सभी के सभी लोग अच्छे ही हों। तो उन बुरे लोगों से अच्छे लोगों को बचाने के लिए स्टेट की आवश्यकता होती है। इसीलिए स्टेट को कहा जाता है नेसेसरी इविल, आवश्यक बुराई। क्या कहेंगे ये स्टेट को? ये स्टेट को कहेंगे एक आवश्यक बुराई है, आवश्यक बुराई। लेकिन ये कहते हैं इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर या व्यक्तिवादी विचारक कि जो रोल ऑफ स्टेट है वो कहां तक हो? केवल लॉ एंड ऑर्डर और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए, बाह्य सुरक्षा और कानून व्यवस्था। तो यहां से कंसेप्ट आता है किसका? पुलिस स्टेट का। ठीक है, पुलिस स्टेट का कंसेप्ट, जो कि पूंजीवादी देशों में पाया जाता है अक्सर, कैपिटलिस्ट कंट्रीज में। ठीक है, दूसरा है आपका आदर्शवादी विचारक है। आदर्शवादी विचारकों में क्या कहा जाता है? आदर्शवादी विचारक कहते हैं कि जो स्टेट है, आदर्शवादी विचारकों के अनुसार स्टेट क्या है? एक लिविंग ऑर्गन है, लिविंग बॉडी है, जागृत निकाय है, जीवित और जागृत निकाय। ठीक है, ये कहीं आपको दिखती नहीं है पर हर जगह पाई जाती है और ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है, जैसे भाई मान लीजिए कि अगर कोई लोग आपको लूट रहे हैं और उनको पुलिस का सायरन सुनाई पड़ा, पुलिस अभी आई नहीं है, 100 मीटर से उनको पुलिस का सायरन सुनाई पड़ेगा और वो भाग जाएंगे वहां से। तो ये राज्य के होने की स्थिति को बताता है। ठीक है, और उसकी आवश्यकता को भी। ठीक है, फिर इसके जो प्रमुख प्रतिपादक हैं वो कौन है? हीगल। उसके बाद आपका मार्क्सवाद की बात आती है। मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स कहता है कि ये जो स्टेट है ना, इसका जो निर्माण किया गया है वो किसने किया है? वो आपके अभिजात वर्ग ने किया है। ठीक है, और क्यों किया है? ताकि जो सर्वहारा वर्ग है या जो कमजोर वर्ग है उनको क्या करे? उनका शोषण कर सके। तो इसीलिए स्टेट जो है क्या है? गलत चीज है। और इसीलिए आप एक चीज समझिए कि मार्क्सिज्म या जो है आपका जो कम्युनिज्म है, साम्यवाद, ये दोनों ही अपनी आइडियल स्टेट में कहते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए, स्टेट नहीं होना चाहिए। किसका रूल होना चाहिए? कम्युनिटी का, समुदाय का रूल होना चाहिए, स्टेट का कोई रूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे गांधी जी। तो गांधी जी ही हैं। गांधी जी ने कहा कि किसी को किसी पर शासन करने की आवश्यकता नहीं है, सभी व्यक्ति को स्वराज की आवश्यकता है। स्वराज मतलब दो शब्दों में से बना हुआ है, एक सेल्फ मतलब आत्म, आत्म जो आपका अंतर्मन है, राज मतलब आपके अंतर्मन का राज्य होना चाहिए। अंतर्मन का राज्य, जैसे आपका एक अंतर्मन होता है जो कभी भी आपके लिए गलत सलाह आपको नहीं देता। आप चोरी करने जा रहे हैं, आपका अंतर्मन कह रहा है कि भैया मत करो, जेल चले जाओगे, लेकिन भैया नहीं मानते हैं तो भैया जेल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि अगर सभी लोग स्वराज का पालन करें, आपने जो अंतर्मन है उसकी बात माने, तो ये स्टेट की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेकिन फिर गांधी जी हमारे बहुत बैलेंस्ड आदमी थे। आप लोगों ने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा अथवा पढ़ेंगे कि जब अहमदाबाद मिल मजदूर वाला मामला चल रहा था तो उस समय मिल वाले लोग कह रहे थे 20% बोनस देंगे, प्लेग बोनस, और जो श्रमिक थे वो 50 मान रहे थे। गांधी जी ने कहा नहीं भैया 35, और 35 पे दोनों को मनवा दिए। इतनी बैलेंसिव अप्रोच थी। तो गांधी जी एक तरफा बात तो करेंगे नहीं।
गांधी जी ने कहा कि स्टेट नहीं नेसेसरी है, लेकिन फिर भी गांधी जी ने कहा कि भैया देखो, सभी लोगों का पहली बात तो सेल्फ जागृत नहीं होता कि सब लोग अपने अंतर मन की बात माने, तो जो लोग नहीं मानेंगे उनके लिए क्या होगा। तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने भी इसे क्या कहा, नेसेसरी इविल, ठीक है, आवश्यक बुराई। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने स्टेट पढ़ा, ठीक है, सोसाइटी और स्टेट के बीच के रिलेशन को पढ़ा, इंडिविजुअल और स्टेट के रिलेशन को पढ़ा, ठीक है, और यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी। ठीक है, जब स्टेट का फॉर्मेशन हो गया तो स्टेट का जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है पॉलिटी। अब देखिए कुछ टर्म्स हैं जो समझना जरूरी है आपके यूपीएससी सीएससी के अकॉर्डिंग। कौन कौन से टर्म है वो, एक है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है, और कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड है आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद, यह है संविधान। फिर एक टर्म आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, या संवैधानिक विधि। फिर उसके बाद आपका एक टर्म आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो इस समय लगातार चर्चा में है। ठीक है, या संवैधानिक नैतिकता। ठीक है, संवैधानिक नैतिकता। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है भाई, पॉलिटी है आपकी राज व्यवस्था। ठीक है, उस पॉलिटी के बाद आपका पॉलिटिकल थ्योरीज, जिनके आधार पर जिनको भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और आपका गवर्नेंस। ठीक है, तो कल की क्लास में, आज की क्लास अब यहीं समाप्त होगी। कल की क्लास में हम इन सभी के मतलब समझेंगे, और इन सभी से आए हुए जो इन सभी टर्म्स से आए हुए विगत वर्ष के प्रश्नों को हम हल करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, ये जो क्लास है आप लोगों की, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी रहेगी, और वहीं से आपको इसके नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको वहां मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अब मुलाकात कल होती है। धन्यवाद।